हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम की आगामी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर डिस्कशन सीरीज़ का ये हमारा 6वां वीडियो है। इस वीडियो में सबसे पहले चर्चा करते हैं अंतरिम बजट 2024-25 के बारे में। 1 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार के द्वारा यह बजट पेश किया गया। अंतरिम बजट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चुनावी वर्ष होने की वजह से पूर्ण बजट सरकार बनने के बाद, नई सरकार गठित होने के बाद पेश किया जाता है। तो केंद्र स्तर पर या राज्यों में जिस वर्ष चुनाव निर्धारित होते हैं उस वर्ष जो बजट पेश किया जाता है उसको अंतरिम बजट कहते हैं। मतलब बजट पेश करने की तिथि और चुनाव होने तक के समय के लिए जो एक सीमित बजट पेश होता है इसी को हम अंतरिम बजट कहते हैं। अंतरिम बजट 2024-25 में ज्ञान मॉडल पर फोकस किया गया। छत्तीसगढ़ के बजट में भी इस मॉडल का उल्लेख मिलता है। ज्ञान का मतलब क्या है यहाँ पे? जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता या किसान और एन से नारी या महिलाएं। इन चारों पिलर्स पर फोकस करते हुए वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया गया है, केंद्र स्तर पर भी और छत्तीसगढ़ में राज्य स्तर पर भी। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा करें तो सबसे पहले है अन्नदाता का कल्याण। अन्नदाता का कल्याण कहने का मतलब है किसानों से संबंधित जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको अधिक से अधिक वित्तीय सहायता दी जाए। जैसे पीएम किसान सम्मान योजना, इसके अंतर्गत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 4 करोड़ किसानों को बीमा उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा ई-नैम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई-नैम, इसके अंतर्गत देश के 1361 मंडियों को एकीकृत किया गया है, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ा गया है। ये संख्या याद रखेंगे, ई-नैम के अंतर्गत 1361 मंडियों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है नारी शक्ति पर जोर। ज्ञान मॉडल में एक पिलर नारी से संबंधित भी है, महिलाओं को भी एक पिलर बनाया गया है यहाँ पे। तो नारियों के उत्थान के लिए या उनके सशक्तिकरण के लिए एक प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जो आवास से संबंधित योजना संचालित है, इसके अंतर्गत 70% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से। इसके अलावा इस बजट में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं या ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जो हमारे सीजी व्यापम के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पर आप चाहें तो इन दोनों पेजेस को इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण डाटा हैं वो देश के बजट के आकार के बारे में है। कुल प्राप्तियों और कुल व्यय से संबंधित जो आंकड़े हैं इसको याद रख सकते हैं। 47,65,768 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। ये जो संख्या है इसको बिल्कुल क्रमवार याद रखना है। 47,65,768 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। इतना आय और व्यय का लेखा जोखा रखा गया है फरवरी 2024 में जो आंकड़े पेश किए गए हैं, जो बजट पेश किया गया है उसके हिसाब से। इसके अलावा कुछ प्रमुख स्कीमों पर आवंटित किए गए धनराशि से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। आयुष्मान भारत जो हेल्थ केयर से संबंधित स्कीम है, इसके लिए 7500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इसी प्रकार सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण के लिए लगभग 6900 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और सौर ऊर्जा ग्रिड मिशन के लिए 8500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये कुछ प्रमुख आंकड़े हैं जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 4-5 फैक्ट हैं, याद रखने योग्य हैं। इसके अलावा अंतरिम बजट क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की गई है। अंतरिम बजट को वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। इसके जरिए नई सरकार बनने तक के खर्चों की मंजूरी दी जाती है। उसके बाद जब नई सरकार गठित हो जाती है तो वे चाहें तो पुराना जो बजट पेश हुआ है उसी को ही सहमति दे सकते हैं या फिर नया बजट भी पेश किया जा सकता है। चुनाव आयोग अंतरिम बजट के लिए सीमाएं तय करता है ताकि मतदाताओं पर उसका प्रभाव न पड़े। ऐसा ना हो कि नए बजट में कुछ ऐसे लोक लुभावन वादे किए जाएं जिससे कि आगामी जो चुनाव है उसको पलटा जा सके या उसको प्रभावित किया जा सके। इसी के साथ अंतरिम बजट 2 महीनों तक ही प्रभावित रहता है। इसके बाद जैसे ही बजट का जो समय सीमा समाप्त होता है, 2 महीनों का समय सीमा समाप्त होता है, आवश्यकता अनुसार इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि फरवरी में जब बजट पेश हुआ तो यह मार्च और अप्रैल महीने तक लागू रहा। उसके बाद मई और जून में जब रिजल्ट आए हैं तो उसके दौरान भी यही अंतरिम बजट को
मंजूरी दी गई, इसको लागू रखा गया। यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस दिया गया है अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में। मुख्य परीक्षा में कभी लिखने की आवश्यकता पड़ जाए तो ये बिंदु काम आ सकते हैं। अंतरिम बजट, यहाँ पे नई सरकार बनने तक सरकार को अनुमानित आय व्यय का रूपरेखा तैयार किया जाता है, और पूर्ण बजट जो हर साल पेश किया जाता है चुनावी वर्ष से अलग। इसके अलावा अंतरिम बजट मौजूदा वित्तीय वर्ष और नई सरकार के बनने के पूर्व बजट के समय तक का लेखा जोखा होता है, और यहाँ पे जो पूर्ण बजट है वो पूरे साल का लेखा जोखा होता है। अंतरिम बजट 1 अप्रैल से प्रभावी होगा, ये इस वर्ष की बात हो रही है, और नई बजट जो नई सरकार जो जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी वो जुलाई से प्रभावित होगा, और इसके अलावा जो अन्य वर्षों में नॉन इलेक्शन ईयर्स में जो बजट पेश किए जाते हैं वो 1 अप्रैल से प्रभावित होते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाते हैं। ये कुछ प्रमुख बिंदु थे। बजट के बारे में काफ़ी सारे डेटा और एनालिसिस दिए गए हैं, ये हमारे वनडे एग्जाम के लिए या व्यापम के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है। बजट से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ भी दी गई हैं जो कि आपके इकोनॉमी के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। बजट क्या होता है सभी को पता है, एक लाइन में एक वर्ष के आय और व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। बजट कितने प्रकार के होते हैं? तो बजट 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एक ऐसा बजट जिसमें कि हमारी इनकम अधिक हो और एक्सपेंडिचर कम हो, मतलब जहाँ पे सरप्लस हो, पैसे हमारे पास शेष बच जाएं खर्च करने के बावजूद, इसको कहा जाता है सरप्लस बजट या अधिशेष बजट। एक ऐसा बजट है जहाँ पे आय कम है और व्यय अधिक है, इसको कहा जाता है घाटे का बजट या डेफिसिट फाइनेंसिंग या डेफिसिट बजट। और लास्ट है ऐसा बजट जहाँ पे आय और व्यय बराबर हो, जितना आय हो रहा है उतना ही खर्च भी कर दिया गया, इसको कहा जाता है बैलेंस बजट। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु है फाइनेंस बिल या वित्त विधेयक के बारे में। केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश करने के बाद में वित्त विधेयक पास किया जाता है। इसके अंतर्गत वो सभी स्रोत जहाँ से सरकार को आय होता है, वे सभी सार्वजनिक स्रोत जिनसे सरकार को आय हो रही है, इनको दर्शाया जाता है फाइनेंस बिल में। इसके अलावा विनियोग विधेयक या एप्रोप्रिएशन बिल, इसको तब पेश किया जाता है जब व्यय के लिए मदों की जानकारी देनी होती है। जो भी खर्चे सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कर रही है, इन व्ययों की जानकारी देने के लिए एप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक पास किया जाता है। इसके अलावा महंगाई दर, ये भी आपको पता है, हर साल कीमतों में होने वाली वृद्धि को हम महंगाई दर कहते हैं। इसके अलावा एक है राजकोषीय घाटा। राजकोष का मतलब है सरकार के पास जो करों से प्राप्त या अन्य स्रोतों से प्राप्त जो एक कंप्लीट कोष है, इसको कहा जाता है राजकोष, और इसमें होने वाले घाटे को कहा जाता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा कब होता है? जब राजस्व प्राप्तियां और पूंजी विनिवेश प्राप्तियां, मतलब सरकार अगर अपनी किसी पूंजी को बेच करके जो पैसे प्राप्त करती हैं, इनका कुल मूल्य अगर हमारे व्यय से अधिक हो जाए, सार्वजनिक व्यय से अधिक हो जाए, ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है राजकोषीय घाटा। इसके अलावा एक है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति का मतलब है सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक कदम को, आर्थिक नियमों को, आर्थिक नीतियों को राजकोषीय नीति कहा जाता है। और वहीं पे अगर आरबीआई अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ नीतियां बनाती है, इसको मौद्रिक नीति कहा जाता है। इसके अलावा राजकोषीय अधिशेष, इसका मतलब है सार्वजनिक व्यय कम किया गया है, आय अधिक है, अधिशेष सरप्लस, पैसा बच गया। राजस्व घाटा का मतलब है राजस्व व्यय अधिक है, आय कम है। प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा वह स्थिति है जब राजकोषीय घाटा में ब्याज अदायगी को भी मैनेज किया जाए, इस प्रकार प्राप्त घाटा को प्राथमिक घाटा कहा जाता है। ऐसा ही विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है जब सरकारी संपत्तियों को बेचकर पैसे जुटाए जाते हैं, इसको कहा जाता है विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट। एक है चालू खाता घाटा। चालू खाता घाटा का मतलब है व्यापार की दृष्टि से कुल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है, जिसमें कि इंपोर्ट ज़्यादा किया गया है किसी देश के द्वारा और एक्सपोर्ट कम किया गया है, ऐसी स्थिति को चालू खाता घाटा कहा जाता है। अगला है व्यापार घाटा। व्यापार घाटा या बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसके अंतर्गत गुड्स और सर्विसेज के लेन देन के साथ ही अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाले आय, या सरकार अगर किसी अन्य मद में किसी देश को पैसे देती है, इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है किसी देश के साथ। ओवरऑल पूरे ट्रांजैक्शन को कैलकुलेट करके जो बैलेंस शीट बनाया जाता है, इसको कहा जाता है व्यापार घाटा। अगर ऐसी स्थिति में हमारा आय कम है और खर्च ज़्यादा है, ऐसी स्थिति को कहा जाता है व्यापार घाटा।
जीडीपी आप सभी को पता है, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर भी आपको पता है। मौद्रिक नीति के बारे में मैंने बताया, रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। राष्ट्रीय कर्ज, राष्ट्रीय कर्ज का मतलब है अगर केंद्र सरकार द्वारा जो कर्ज लिया जाता है, चाहे आंतरिक रूप से हो या बाह्य रूप से हो, यहाँ पे केंद्र सरकार के राजकोष में शामिल कुल कर्ज को राष्ट्रीय कर्ज कहते हैं। आंतरिक रूप से कहने का मतलब है सरकार अपने देश के नागरिकों से या बैंकों से कर्ज लेती है, इसको आंतरिक कर्ज, और अगर विदेशी संस्थाओं से या अन्य किसी देश से अगर कर्ज लिया जाता है उसको बाह्य कर्ज या एक्सटर्नल क्रेडिट या एक्सटर्नल डेब्ट कहा जाता है। अगला है बजट के बाहर से कर्ज, ऑफ बजट बोरोविंग। ये क्या होता है? सरकार अगर खुद से कर्ज न लेकर के अपनी किसी कंपनी को कर्ज लेने के लिए कह देती है, ऐसी स्थिति में सरकार ने क्योंकि कर्ज खुद नहीं लिया है उसको बजट में दर्शाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन क्योंकि कंपनी ने कर्ज लिया है जो कि इनडायरेक्टली सरकारी कंपनी थी या सरकारी काम के लिए कर्ज लिया गया है, इसका मतलब है कि सरकार को जो खर्च करना था, जो खर्च बजट में दिखाना था, वो खर्च बजट में न दिखा करके अलग से मैनेज किया गया ताकि बजट जो है वो उसको संतुलित किया जा सके। इसको कहा जाता है ऑफ बजट बोरोविंग। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार 2024 के बारे में। इसकी घोषणा 25 जनवरी 2024 को हुई। इसमें कुल 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। इनकी संख्या याद रखेंगे, ये संख्याएं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। जिस वर्ष पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है तो पूछा गया है कि कितने पद्म विभूषण या कितने पद्म भूषण या कितने पद्मश्री दिए गए हैं। इस वर्ष जो 5 पद्म विभूषण दिए गए हैं, इनमें व्यक्तियों के नाम और उनका क्षेत्र याद रखिएगा कि किस क्षेत्र से उनका संबंध है। सबसे पहले हैं वैजयंती माला, तमिलनाडु के से संबंधित हैं और कला के क्षेत्र से इनको, कला के क्षेत्र में योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। एक हैं चिरंजीवी, इनकी भी मूवीज़ के लिए या कला के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। वेंकैया नायडू राजनीति से संबंधित हैं, समाज सेवा के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। बिंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है सामाजिक कार्य या समाज सेवा के क्षेत्र में। और पद्मा सुब्रमण्यम, इनको कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है, भरतनाट्यम से संबंधित हैं। इसके अलावा इन 5 का नाम तो याद रखना ही है। बाकी के जो 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार हैं, इनमें से कुछ 1-2 नाम ऐसे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए इनको याद रखने की आवश्यकता है। जैसे कि पद्म भूषण पुरस्कारों में एक पुरस्कार दिया गया है फातिमा बीवी को, मरणोपरांत दिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी हैं। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती, जो कि एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता हैं, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा ये 2 नाम हैं जो कि पद्म भूषण के लिए महत्वपूर्ण हैं, एम फातिमा बीवी और मिथुन चक्रवर्ती। इसके अलावा पद्मश्री पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कारों में जागेश्वर यादव का नाम याद रखेंगे, जशपुर छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं और आदिवासी कल्याण के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। एक नाम है यहाँ पर हेमचंद मांझी, नारायणपुर से संबंधित हैं और औषधीय चिकित्सा या पारंपरिक रूप से औषधियों के माध्यम से चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये 2 नाम जो कि महत्वपूर्ण हैं, पूछे जा सकते हैं। एक हैं जागेश्वर यादव, जशपुर से संबंधित हैं, और हेमचंद मांझी नारायणपुर जिला से संबंधित हैं। इनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एक लंबा लिस्ट दिया गया है जिसमें हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण नाम यहाँ पे नहीं है, आप चाहें तो एक बार इनको रीड कर सकते हैं। इसके अलावा खेल से संबंधित कुछ हस्तियों को भी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। एक व्यक्ति हैं रोहन बोपन्ना, टेनिस के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया है। जोशना चिनप्पा स्क्वैश की खिलाड़ी हैं। उदय विश्वनाथ देशपांडे मलखम्ब से संबंधित हैं। गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन, सत्येंद्र सिंह लोहिया तैराकी, पूर्णिमा महतो तीरंदाजी, हरबिंदर सिंह पैरा ओलंपिक तीरंदाजी। इनके सम्मान के बारे में, इनके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण याद रखने योग्य बात है वो है इनका खेल। कौन सा व्यक्ति किस खेल से संबंधित है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ये भले ना पूछे कि इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, पर ये सभी महत्वपूर्ण नाम हैं देश में और इनके खेल से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति किस खेल से संबंधित है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज़ है 26 जनवरी 2024 को जो झांकियाँ प्रदर्शित की गई है, इसमें कौन से राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है?
तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा प्रथम स्थान पर रहा, गुजरात सेकंड और तमिलनाडु थर्ड स्थान पर। प्रथम स्थान को जरूर याद रखेंगे, प्रथम स्थान पर उड़ीसा रहा है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2024। ये 75वें क्रम का गणतंत्र दिवस था और इस गणतंत्र दिवस की थीम थी भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत। इस गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे। 75वां गणतंत्र दिवस था, कौन सी थीम थी, तो लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत। ये दोनों इस गणतंत्र दिवस की थीम थी और मुख्य अतिथि रहे इमैनुअल मैक्रोन। इस वीडियो में केवल इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।